गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। 158 धाराओं में से ही धारा 96 है, जिसको हम अपील करना भी कहते हैं। इस धारा के तहत अपील प्रस्तुत की जाती है। जिस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, इनके द्वारा यह कोई भी निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील अवर न्यायालय या जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वो धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत की जाती है। यदि सहमति से राजीनामा हो गया दोनों पक्षों के बीच में तो उसकी कोई अपील नहीं होती है। यदि राजीनामा नहीं हुआ है और गुण दोषों के आधार पर फैसला दिया गया है और एक पक्ष उससे असंतुष्ट है तो धारा 96 के तहत अपील में उस निर्णय को चुनौती दे सकता है। धारा 96 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कोर्ट फीस, जो कि क्या लगाई जाएगी, क्या कोर्ट फीस तय की जाएगी। हमारे मन और मस्तिष्क में यही सवाल पैदा होता है, खासतौर से हमारे युवा अधिवक्ता साथी जिन्होंने अभी अभी वकालत की शुरुआत की है और वो सिविल कोर्ट में दीवानी दावों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके समक्ष ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ का जो है कि अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक आम व्यक्ति के लिए भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर अपील में हम कोर्ट फीस क्या प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपको सर बता दूं कि अपील में वही कोर्ट फीस लगाई जाती है जो निचली अदालत में आपने लगाई थी। उदाहरण के तौर पे यदि आपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब बात प्रस्तुत किया था और वाद मूल्यांकन करने के बाद उस पर जो कोर्ट फीस दी थी, वही कोर्ट फीस आपको अपील न्यायालय में प्रस्तुत करना होगी यदि आप वादी हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पैदा जो होती है सर की अपील किस प्रकार से लिखी जाएगी, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और अपील के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। आज ही मैंने एक अपील तैयार की है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। तो जो अपील तैयार करने के साथ ही मेरे मन में विचार भी आया कि मैंने जो अपील तैयार की है तो उसमें जो मैंने दस्तावेज संलग्न किए हैं, जिन कानूनी बातों का उल्लेख किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो और मेरे भी नॉलेज में पुख्तगी आए बताने के बाद। इसलिए मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। जब हम अपील प्रस्तुत करते हैं तो अपील एक ही प्रत में पेश की जाएगी। अपील में जो प्रारंभ में जो लिखा जाता है वाद का संक्षिप्त विवरण, तो उसमें जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपने जो वाद पत्र प्रस्तुत किया था, आपने जो अपनी बात पत्र के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखी थी, उसी को संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा। नंबर 2 में आप उसमें लिखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से दुखी एवं परिवर्तित होकर यह अपील प्रस्तुत है निम्नलिखित आधारों पर, और अपील के आधार उसमें लिखे जाएंगे, तमाम ग्राउंड्स लिखे जाएंगे उसमें। और अंत में उसमें उचित न्याय शुल्क पे, जो न्याय शुल्क आपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, वही न्याय शुल्क का आपको उल्लेख करना होगा। और अपील मय वकील पत्र, दूसरा तलबाने के साथ ही प्रोसेस शुल्क और कोर्ट फीस और दस्तावेज सूची और आपका पता, इन सभी के साथ अपील तैयार करके अपीलेट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी अवर जिला न्यायालय के समक्ष। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अपील में हम ग्राउंड क्या तैयार करेंगे, तो इसके लिए सर आपको आपके पूरे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आपने वाद पत्र तैयार किया था और उसमें जो आपने आधार तैयार किए थे और आपने जो जज साहब को बताया था और जज साहब के द्वारा उसको या तो अनदेखा कर दिया गया या उसका उल्लेख नहीं किया गया और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप उन्हीं आधारों को अपील में लिख कर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आज के प्रकरण का मेरा ही हवाला आपको बता देता हूं। ये सर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकली ज्ञान है जो प्रैक्टिकली मेरे द्वारा किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दस्तावेजों का प्रकटीकरण डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि 2015 का हमारा फैसला था और 2024 में उसमें डिसीजन हुआ था। उसी की अपील भी अब मेरे द्वारा तैयार करके पेश की जा रही है। तो उसमें हमारे द्वारा आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था
कि इसमें जो वादीगण हैं उनके द्वारा वाद का जो मुख्य आधार है, वादग्रस्त संपत्ति का मालिक वादी के दादा को बताया गया है, आधिपत्यधारी और मालिक, लेकिन उनके कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए वाद विषय बनाया जाए कि क्या वादी के दादा वादग्रस्त संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसको नहीं बनाया गया, इसलिए हमने अपील में इसको मुख्य आधार के रूप में रखा। हमने दस्तावेज प्रकटीकरण का भी आवेदन लगाया था कि ये दस्तावेज प्रकट करवाए जाएं, और आदेश 14 नियम 5 का आवेदन लगाया था वाद विषय के लिए। सॉरी, मैं शायद आदेश 11 नियम 12 मैंने कह दिया, वो आदेश 14 नियम 5 के तहत हमने पेश किया था, जो कि वाद विषय बनाने के संबंध में होता है। और आदेश 11 नियम 12 के तहत हमने डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आवेदन लगाया था, वो भी न्यायालय के द्वारा प्रकट नहीं करवाया गया। तो हमने आदेश 11 नियम 21 के तहत निवेदन किया था कि इनके द्वारा दस्तावेज प्रकट नहीं किए गए जो कि इनके वाद का मुख्य आधार है, इसलिए इनका वाद खारिज किया जाए। तो ये सभी चीजें हमारे द्वारा अपील में ग्राउंड में उठाई गई हैं। लिमिटेशन को भी हमने उठाया है कि वाद कारण 2009 में पैदा हो गया था, इनको 2012 में पेश कर देना चाहिए था, इन्होंने 2015 में पेश किया, लिमिटेशन भाई इनका दावा है, कोर्ट फीस इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हमें इस प्रकार से नहीं सुना गया। तो ये सभी ग्राउंड्स आप ले सकते हैं। ये मैंने बतौर उदाहरण के तौर पे आपको बताया है, आपका प्रकरण की कंडीशन और जो भी सिचुएशन हो, आपको उस प्रकार से आप इसको अपील को सेट करके और अपील में वो आधार उठाकर अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चूंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक न्याय शुल्क का भी होता है, तो निश्चित न्याय शुल्क जो है कि कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 17 अनुसूची 2 की धारा 17 में बताया गया है, निश्चित न्याय शुल्क के बारे में बताया गया है कि निश्चित न्याय शुल्क तय कर दी गई है, उसमें कम और ज्यादा नहीं होती है। जैसे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में अगर आप वाद स्वत्व घोषणा का पेश करते हैं तो 500 रुपए, व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में पेश करते हैं तो 1000 रुपए, और अवर जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो 2000 रुपए। ये स्वत्व घोषणा की निर्धारित फीस है। अब ये जो स्वत्व घोषणा है आप चाहे किसी भी प्रकार से आप करवा लें, ये जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये फिस्कल लॉ जो है मेरे हाथ में है, 1800 न्यायालय फीस अधिनियम 1870 का है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपने लेटरस पेटेंट द्वारा स्थापित नहीं है यदि सिविल न्यायालय, तो राजस्व संबंधी स्वामियों के नामों के रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि, मतलब राजस्व न्यायालय ने कोई एंट्री कर दी है, उसको आप परिवर्तित या रद्द करवाना चाहते हैं तो आप उसको इसमें आधार बना सकते हैं। घोषणात्मक डिग्री, स्वत्व घोषणा से संबंधित डिग्री, पंचाट अपास्त कराने के लिए, दत्तक ग्रहण अपास्त कराने के लिए, और अन्य हर अन्य वाद में जिसमें विवादग्रस्त विषय मूलधन के रूप में प्रकृत किया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जब वाद प्रस्तुत किए जाएंगे तो निश्चित न्याय शुल्क उसमें अदा की जाएगी। वाद का मूल्यांकन क्या किया जाएगा, ये भी एक बड़ी ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस पे वाद मूल्यांकन के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं स्पेशल वाद मूल्यांकन के बारे में ही जानकारी दूंगा, क्योंकि वाद मूल्यांकन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद मूल्यांकन के बाद ही यह तय होगा कि दावा और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के न्यायालय में पेश होगा कि 2 के न्यायालय में पेश होगा कि अवर जिला न्यायालय में पेश होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था न्यायालयों के वर्गीकरण का, उसमें मैंने बताया था कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होंगे और उच्च न्यायालय के अधीन उनका जो वर्गीकरण है उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि हाईकोर्ट के अधीन जो न्यायालय होंगे, जिला न्यायालय, अवर जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी और लघु वाद न्यायालय, और इनका जो वाद मूल्यांकन के आधार पे ही वाद इन सभी न्यायालयों में अलग अलग पेश किया जाएगा। जैसे कि व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी, इसमें वाद मूल्यांकन के आधार पर इनको क्षेत्राधिकार 5 लाख रुपए तक के दावों का दिया गया कि 5 लाख रुपए तक के दावे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय में पेश होंगे या व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी प्रकार से 5 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक के दावों का जो सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है और व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 को दिया गया है। तो यदि आपके दावे का मूल्यांकन 5 लाख रुपए से ऊपर और 1 करोड़ रुपए के मध्य, तो आपको व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार से यदि आपके दावे का मूल्यांकन 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको अवर जिला न्यायालय या जिला न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो है कि यदि जिला न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 और 2 के द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील अवर जिला न्यायालय या जिला न्यायालय में होगी।
चूंकि तहसील प्लेस पर अवर जिला न्यायालय बना दिए गए हैं, इसलिए आपको जिला न्यायालय पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपील वहीं पे पेश कर सकते हैं। जैसा कि वाद मूल्यांकन के संबंध में भी मैंने बताया कि ये जो आपका वाद मूल्यांकन होगा तो उसी के आधार पे आप दावा पेश करेंगे। आज एक मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा वाद मूल्यांकन के संबंध में मुझसे चर्चा की गई थी, तो उसी का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। उनके द्वारा शून्य घोषणा के संबंध में कुछ प्रॉपर्टियों की मांग की गई थी। 2 रजिस्ट्री थी, एक दान पत्र था, और उनके कब्जे को भी सुरक्षित करने की मांग की गई थी कि कब्जा हमारी प्रॉपर्टी पे आप सामने वाले लोग ना करें। तो अब ऐसी स्थिति में इसका वाद मूल्यांकन क्या होगा? रजिस्ट्रियां उनके पास मौजूद थी, जो एमपी आईजीआर की साइट पर ऑनलाइन होती हैं। ई पंजीकरण संख्या भी थी। तो उसमें जो वाद मूल्यांकन किया गया, उसमें एक रजिस्ट्री जो थी उसका जो वाद मूल्य था रजिस्टर विक्रय विलेख में 4.5 लाख रुपए लिखा था। दूसरी रजिस्ट्री का 3.5 लाख रुपए लिखा था। हिबानामे का लिखा था 16 लाख रुपए। तो हमने इसमें वाद वास्ते रजिस्टर्ड विक्रय विलेख शून्य घोषित किए जाने, ई पंजीकरण संख्या जगह छोड़ दी थी, और उसका वाद मूल्य हमने 4.5 लाख रुपए तय किया था। दूसरी का 3.5 लाख, और दान पत्र को शून्य करने का 16 लाख। चूंकि ये उसमें प्रिंटेड है वाद मूल्य, इसलिए हमारे द्वारा वही वाद मूल्य तैयार किया गया था। इसी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1200 रुपए नियत करके 120 रुपए हमारे द्वारा कोर्ट फीस उसमें तय की गई थी। अब ये जो वाद मूल्यांकन हुआ था सर, इनका इन सबको जोड़ने के बाद कुल वाद मूल्य निकाला जाता है, और उसी पे न्याय शुल्क अदा होती है। अलग अलग जो न्याय शुल्क होती है उन्हीं को जोड़ के कुल न्याय शुल्क लिखी जाती है। तो जो कुल वाद मूल्य आया इसमें, वो 5 लाख रुपए से अधिक आया। समथिंग 23 लाख रुपए समथिंग इनका वाद मूल्य आया था, जो हमारे द्वारा बैठ के जोड़ा गया था। तो ये वाद विवाद न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इस पे जो कोर्ट फीस निश्चित न्याय शुल्क, चूंकि हाँ, इसमें एक बात और सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में जो दावा लगा रहा था वो ना तो क्रेता है ना विक्रेता है, तो ऐसी दशा में उसको निश्चित न्याय शुल्क अदा नहीं करना होगा, क्योंकि निश्चित न्याय शुल्क तो 12% होता है, जो कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 3 में भी बताया गया है, और एक सारणी भी दी गई है उसमें भी बताया गया है। तो उस अनुसार तो 4.5 लाख रुपए की कोर्ट फीस कितनी होती सर? 12 चौक 48 हजार तो वो होगा, और 50,000 की अलग, ऐसे सभी की 12% निकालते हैं तो काफी कोर्ट फीस हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये पार्टी ना तो क्रेता थी ना विक्रेता थी, एक थर्ड पार्टी थी, इसलिए इसको निश्चित न्याय शुल्क न्यायालय में अदा करना होगी। निश्चित न्याय शुल्क क्या होगी? जैसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख शून्य घोषित कराए जाने का दावा था, तो निश्चित न्याय शुल्क जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची 2 की धारा 17 में बताया गया है। उसमें 500 रुपए वर्ग 2 में, वर्ग 1 में 1000 रुपए, और अवर न्यायालय में 2000 रुपए। तो घोषणात्मक डिग्री है, इसकी न्याय शुल्क इसमें जो है कि निश्चित कर दी गई है। तो ऐसी दशा में भले ही वाद मूल्य हमारा 23 लाख था, लेकिन निश्चित न्याय शुल्क हमारे द्वारा इसी सूची अनुसार अदा की जाएगी। तो इस प्रकार ये चीज आपको स्पष्ट हो गई। चूंकि हमारा मुख्य टॉपिक था अपील से रिलेटेड, कि अपील और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। उसके अलावा भी मैंने अतिरिक्त आपको जानकारी प्रदान कर दी, और मैं नेक्स्ट वीडियो वाद मूल्यांकन का आपको बनाऊंगा, और उस पर स्पेशल वीडियो में मैं स्पेशल आपको जानकारी और अलग से प्रदान करूंगा। कोर्ट फीस से रिलेटेड मेरे द्वारा और भी वीडियो मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी जो है कि नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा कि आखिर अपील किस प्रकार से पेश की जाएगी। जब मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा डिक्री कर दिया जाता है, निर्णय पारित कर दिया जाता है, डिक्री बना दी जाती है, तब उसकी अपील अवर जिला न्यायालय में होगी, धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। और उसमें लगने वाले दस्तावेज क्या क्या होंगे, कौन कौन सी चीजें लगाई जाएंगी, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। अपील के साथ में आपका तलबाना शुल्क जो 100 रुपए का लगता है, प्रोसेस शुल्क ऑनलाइन जमा होता है, उसके साथ ही कोर्ट फीस, वकील पत्र और दस्तावेज सूची अनुसार, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उसकी प्रमाणित कॉपी लेके आपको लगाना होगी। 30 दिन की इसकी मियाद है सर। लिमिटेशन और बता दूं मैं, परिसीमा अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया जाता है उसकी अवर जिला न्यायालय में 30 दिन के अंदर आपको अपील प्रस्तुत करना होगी। यदि आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत आपको कारण बता के न्यायालय से समय मांगना होगा। अगर आपके द्वारा यह नहीं किया गया तो आपकी अपील निरस्त भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से अपील के संबंध में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।